डीएलएड के चतुर्थ सेमेस्टर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके आरंभिक पठन के अंतर्गत मनोविज्ञान से संबंधित कुछ संप्रत्तियों का वर्णन है। उसी के संदर्भ में आज मैं सबसे पहले मनोविज्ञान के बारे में आपको कुछ बताना चाहूँगी और उसकी जो पृष्ठभूमि है, उसकी विषय वस्तु है, मनोविज्ञान का जो क्षेत्र है, उसके बारे में सबसे पहले एक सूक्ष्म अवलोकन, जो कि बहुत विस्तार से नहीं होगा लेकिन जानना अत्यंत आवश्यक है, जिससे कि मनोविज्ञान के बारे में एक अच्छी समझ डेवलप हो सके और साथ ही मनोविज्ञान से संबंधित जो अन्य संप्रत्ति हैं उनको समझने में भी हम सक्षम हो सके। बच्चों, मैं आपको बताना चाहूँगी कि मनोविज्ञान का जो यह शाब्दिक अर्थ यदि लिया जाए तो वास्तविकता इतनी अच्छी तरह से स्पष्ट नहीं होती। यदि हम साइकोलॉजी को लेते हैं, पाश्चात्य मनोविज्ञान वास्तव में आज हमारे मनोविज्ञान के विषय में एक आधारीय बिंदु माना जाता है। और साइकोलॉजी को जब हम आधार बनाते हैं तो यह दो शब्दों से मिलकर बना है, साइकी प्लस लोगस। साइकी का अर्थ जहाँ हम आत्मा से लेते हैं और लोगोस का अर्थ हम ज्ञान से लेते हैं, तो बिल्कुल प्रारंभिक परिवेश में मनोविज्ञान को आत्मा के ज्ञान से संबंधित जाना गया। 16वीं शताब्दी के आसपास तक आत्मा के ज्ञान को ही मनोविज्ञान के अर्थ में जाना गया, किंतु आत्मा की स्पष्टता न होने के कारण, यह संप्रत्यय ही अस्पष्ट होने के कारण फिर उसको छोड़ दिया गया और आगे की यात्रा आरंभ हुई। 1866 में लॉन्जे ने अपनी एक पुस्तक हिस्ट्री ऑफ मेटेरियलिज्म में सबसे पहले साइकोलॉजी शब्द का उपयोग किया और यह माना जाने लगा कि जब यह आत्मा का ज्ञान से संबंधित नहीं है तो निश्चय ही मानसिक तथ्यों यानी कि मेंटल फैक्ट्स को निरूपित करता होगा। किंतु समयांतराल में यह भी देखा गया कि ना ही ये वास्तव में आत्मा का ज्ञान है और ना ही ये मानसिक तथ्यों को ही निरूपित करता है। तब क्या है मनोविज्ञान? फिर आगे की यात्रा आरंभ हुई। अब आगे की यात्रा में स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी, जिसको कि हम सिस्टम एंड ट्रेंड्स के रूप में भी जानते हैं, वो आ चुके थे और उसके बाद यह जाना जाने लगा कि यह वास्तव में मन का विज्ञान है। लेकिन फिर मन को भी हम स्पष्ट रूप से उसकी संक्रियाओं को परीक्षित नहीं कर सकते और चूंकि इसमें विज्ञान शब्द जुड़ा हुआ है, इसलिए निश्चय ही ऐसे तथ्य जो संज्ञान में भी आ सके और जो परीक्षण योग्य हों, जिसमें कहीं न कहीं से वस्तुनिष्ठता हो, ऐसे ही किसी विषय वस्तु को हम विज्ञान की श्रेणी में रखेंगे। इस पक्ष से मन का विज्ञान यह शब्द भी तिरस्कृत हो गया और यह माना जाने लगा कि ये मन के विज्ञान से संबंधित नहीं है। तो फिर क्या है मनोविज्ञान? फिर आगे बढ़े। इस यात्रा में आगे बढ़ने पर हम ये देखते हैं कि मन के बाद चेतना की स्थिति आई, जिसे हम कॉन्शियसनेस के रूप में भी पहचानते हैं और फ्रायड का नाम बहुत ही प्रसिद्ध है इस अर्थ में। उन्होंने, जैसा कि हो सकता है आप लोगों में मनोविज्ञान के विद्यार्थी भी हों, वो निश्चय ही ये जानते होंगे कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस। तो बीच में एक यह प्रत्यय भी उद्घटित हुआ कि मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है या चेतना का ज्ञान है, लेकिन मेंटल प्रोसेसेस की तरह ही चेतना को भी मापा नहीं जा सकता था, उसका निरूपण संभव नहीं था। तो यह यात्रा रुकी नहीं और तत्पश्चात हम और आगे बढ़ने लगे। स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी
वेरियस सिस्टम एंड ट्रेंड्स इन साइकोलॉजी एक ऐसा पक्ष था, एक ऐसा संदर्भ था जिसमें कि प्रकार्यवादी और व्यवहारवादी भी जुड़े हुए थे। अब यह प्रकार्यवादी और व्यवहारवादी वास्तव में क्या थे? वास्तविकता में ये विज्ञान के पक्षधर थे और उन्हीं प्रत्ययों को मनोविज्ञान में शामिल करना चाहते थे या उन्हीं दृष्टिकोण से मनोविज्ञान को परिभाषित करना चाहते थे जो कि वास्तव में उसके एक वैज्ञानिक स्वरूप का निरूपण करे। तो उनका भी ये पक्ष था कि चेतना को हम पशुओं में कैसे मापेंगे? मनोविज्ञान क्या एक जीवित प्राणियों या इंसान तक ही सीमित है? और अगर इंसान में भी चेतना का अस्तित्व है तो उसके मापांक क्या रखे जाए? तो पुनः एक बार चेतना को छोड़ देना पड़ा और आत्मा, मन, चेतना और मानसिक प्रक्रियाओं पे मनोविज्ञान नहीं रुका और उसकी एक निश्चित परिभाषा दे सकने में लोग मनोवैज्ञानिक अक्षम होने लगे। तत्पश्चात यह देखा गया कि सबसे पहले इसका असेसमेंट किया जाए कि क्या मनोवैज्ञानिक विज्ञान है? क्या ये एक नॉर्मेटिव साइंस है? ये पॉजिटिव साइंस है? इसमें विज्ञान के गुण हैं या अथवा नहीं? और यदि हैं तो इनको विज्ञान की श्रेणी में रखा जाए, वरना ये किसी साहित्य में रखे जाने योग्य हैं, दर्शन शास्त्रों में रखे जाने योग्य हैं। ये जर्नी तो चल ही रही थी और इस जर्नी में जब हम मन से, चेतना से, आत्मा से अलग हटे तो हमने दर्शन शास्त्र को कहीं पीछे छोड़ दिया और हम एक क्रियात्मक और व्यवहारिक पक्ष को यह जानने के लिए कि ये विज्ञान भी है या नहीं है उसको लेकर आगे बढ़ने लगे और यह चर्चा होने लगी कि क्या ये नॉर्मेटिव है। तत्पश्चात हम लोग 20वीं शताब्दी तक आ पहुँचे और 20वीं शताब्दी में व्यवहारवादियों ने, अर्थात जो बिहेवियरिस्टिक अप्रोच को मानते थे, और जैसा कि मैंने पहले बताया कि वो प्राणी की क्रियाओं, प्रतिक्रियाओं को जज करने में, उसका अवलोकन करने में और उसको साथ ही साथ एक वैज्ञानिक स्थिति के अंतर्गत रखने में विश्वास रखते थे। उनमें से एक मनोविज्ञान के बहुत अच्छे वेत्ता हुए जिनका नाम मैकडूगल था। उन्होंने फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी में मनोविज्ञान की परिभाषा व्यवहार के संदर्भ में दी और वास्तव में यही एक आंदोलन का समय कहा जा सकता है जबकि प्राणी की क्रियाओं को मापने का कार्य किया गया और व्यवहार में उसकी निष्पत्ति को देखा गया। यह माना जाने लगा कि व्यवहार में मनुष्य की सभी प्रकार की क्रियाएं आ जाती हैं और व्यवहार के माध्यम से हम एक प्राणी का अध्ययन कर सकते हैं। इस प्रकार से यह सामने आया जो वास्तव में एक वर्तमान में भी प्रासंगिक है और एक आदर्श स्वरूप है। वह स्वरूप है व्यवहार का विज्ञान और आज भी इसी रूप को जाना और पहचाना जाता है कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। व्यक्ति के पर्यावरण के संबंध में उसके व्यवहार का ज्ञान ही मनोविज्ञान के अंतर्गत देखा जाने लगा। जैसा कि विज्ञान की परिभाषा में हम ये जानते हैं कि किसी भी अध्ययन जो कि सुनियोजित है, वेल प्लान्ड है, सुसंगठित है, सुव्यवस्थित है, वह विज्ञान की श्रेणी में आता है। इस तरह से व्यवहार का अध्ययन जिसको हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, एक व्यक्ति की उसकी पर्टिकुलर पर्यावरण में एक स्टिमुलस के आने के बाद क्या रिस्पॉन्स होते हैं, इस दृष्टि से मनोविज्ञान को देखा जाने लगा और यह एक नया दौर था और इस नए दौर में हम इसके प्रयोगात्मक रूप को स्थित कर सके, एक संगठन दे सके और प्रामाणिकता दे सके कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। प्राणी जिस परिवेश में रहता है
उस परिवेश में वह किसी विशिष्ट उत्तेजना या उद्दीपक के उपस्थित होने के बाद किस तरह की प्रतिक्रियाएं देता है, और वह प्रतिक्रियाएं उसके व्यवहार में अभिव्यक्त होती हैं। यानी व्यक्ति के व्यवहार को देखकर हम उन आंतरिक क्रियाओं का भी अनुमान लगा सकते हैं। उन आंतरिक क्रियाओं के अवलोकन को हम प्रेक्षित कैसे करते हैं, सामने प्रत्यक्ष रूप से वह कैसा व्यवहार कर रहा है, व्यवहार कैसा, वो क्या शब्द बोल रहा है, उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, उसके एक्सप्रेशंस कैसे हैं, अभिव्यक्ति का तरीका क्या है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली दोनों तरह से हम उसको ऑब्जर्व कर सकते थे। तो जो बिहेवियरिस्टिक अप्रोच को मानने वाले थे, उनकी नज़र से, उनकी दृष्टिकोण से मनोविज्ञान एक ऐसी जगह पे पहुंच चुका था कि मनोविज्ञान में विज्ञान का होना एक प्रामाणिक स्थिति को व्यक्त कर रहा था। इस संदर्भ में कई व्यवहारवादियों ने अपनी अलग अलग परिभाषाएं दी, जिसमें वुडवर्थ, मन, स्किनर, बोरिंग के नाम बहुत ही प्रचलित हुए और उन्होंने यह बताया, सेम बात को रखने का तरीका अलग था, कि पर्यावरण के संबंध में व्यक्ति की क्रियाओं का विशिष्ट अध्ययन ही वास्तव में मनोविज्ञान है। और इसमें एक मनोवैज्ञानिक जो कि क्लार्क मिलर, बहुत ही इनका नाम प्रसिद्ध हुआ, और इन्होंने यह भी बताया कि निश्चित ही हम व्यवहार और भावाभिव्यक्ति के माध्यम से व्यक्ति के मनोविज्ञान को समझने में सक्षम हैं, लेकिन कुछ आंतरिक क्रियाएं जो कि वास्तव में उसके व्यवहार में परिलक्षित अवश्य होती हैं और कुछ ऐसी क्रियाओं की ओर संकेत करती हैं जो उसके चिंतन और उसकी स्वप्न की दशा, मतलब ऐसी अप्रत्यक्ष स्थितियों को भी बता रहा है जो कि उसके व्यवहार और क्रियाओं के माध्यम से परिलक्षित होती है। मतलब एक संकेत मिल गया कि हम उन चीज़ों को जो नहीं दिखती हैं वो भी हम व्यक्ति के व्यवहार के माध्यम से ही जान सकते हैं। यह वास्तव में एक ऐसी स्थिति थी कि एक व्यक्ति के अंदर होने वाली क्रियाओं और ऊपर से उसके आउटवर्डली अपीयरेंस के माध्यम से घटित होने वाले व्यवहार, दोनों के बीच की एक कड़ी को प्रस्तुत कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि आने वाले वर्षों में यदि एक व्यक्ति संतुलित नहीं है, असंतुलित है, या वह किसी मनोविकृति से ग्रसित है, तो हमें उसका उपचार मिलेगा, या उसको कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, वो अंतर्द्वंद का शिकार है, उसके लाइफ में स्ट्रेस है, टेंशन है, एग्जाइटी है, छोटी छोटी न्यूरोटिक प्रॉब्लम्स हैं। यानी जब हम उसके व्यवहार के कारणों को अवलोकित करेंगे और उसको निश्चय ही कुछ वैज्ञानिक प्रविधियों के माध्यम से प्रूव भी कर देंगे कि इसके पीछे यह कारण था, तो हमें ऐसी असामान्यताओं से भी मुक्ति मिलना निश्चित था जो अज्ञात थे। इस तरह से समय अंतराल बीतने के साथ साथ जब मनोविज्ञान व्यवहार के विज्ञान के रूप में प्रतिष्ठित हो गया, तो अनायास ही यह भी निश्चित हो चला था कि मनोविज्ञान के लक्ष्य कहीं ना कहीं निश्चित रूप से यह ही होंगे कि हम व्यवहार को माप कैसे करें, कैसे मापित करें, और किस तरह से हम उसकी व्याख्या करें, किस तरह से हम पूर्व कथन करें, प्रिडिक्शन करें व्यवहार का, और किस तरह से हम अवांछित या अनडिजायर्ड बिहेवियर को कंट्रोल करें। ये भी कहीं ना कहीं से निश्चित हो गया था कि ये मनोविज्ञान के लक्ष्य ही होंगे, और वास्तव में आगे चल के यही प्रतिष्ठित हुए कि हम व्यवहार का मापन करें, उसकी व्याख्या करें, और व्यवहार का पूर्व कथन करें, और व्यवहार के ऊपर नियंत्रण भी पालें। यही मनोविज्ञान के लक्ष्य हैं। बच्चों, यह एक थोड़ा दृष्टि प्रेषण था
कि हम ये जानें कि मनोविज्ञान की पृष्ठभूमि क्या है और मनोविज्ञान किन किन अवस्थाओं से गुजरते हुए आज वर्तमान स्थिति में सुशोभित हो रहा है। ये तो बात ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की भी हुई, और मनोविज्ञान का वास्तविक अर्थ क्या है, जैसा कि हमें बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि व्यवहार का विज्ञान है। व्यवहार में जो परिलक्षित होता है और उस परिलक्षित होने के पीछे जो अप्रत्यक्ष कारक उपस्थित होते हैं, उनका आकलन, उनका मापन करने के बाद हम मनोविज्ञान को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित कर सकते हैं। लेकिन मूल रूप से यह एक व्यवहार का विज्ञान है।